स्वागत है आपका। सबसे बड़ा, सबसे साइंटिफिक, सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल बस आने ही वाला है। 4 जून को क्या एनडीए 400 पार जाएगा? क्या बीजेपी 370 जीत पाएगी या फिर 350 या 272 तक पहुंचना भी मुश्किल होगा? सारे सवालों का जवाब बस मिलने वाला है। कुछ ही देर में टैली में नंबर जुड़ते जाएंगे और 543 सीटों की कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और अब शुरुआत करते हैं कि किस तरह से स्टेट वाइज, अभी तक हमने फाइनल टैली अपने गेस्ट से पूछी थी कि फाइनल टैली क्या रहेगी, स्टेट वाइज शुरू करते हैं। और सबसे फंसा हुआ स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र का, और उसकी टैली बनाना मेरे को लगता है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। समीक्षा सर, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो पहला आपका, फिर उसके बाद सबसे पूछते हैं। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर तो भी अजीत पवार का बयान आया था, ब्रह्मा भी बता नहीं सकते इस बार किसने किसको वोट किया, सीटें आएंगी। तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र को लेकर। लेकिन मेरा फिर भी ये आकलन है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में मैंने बात की है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो बीजेपी को नुकसान नहीं बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो ज्यादा नुकसान होने वाला है वो एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा। हालांकि अजीत पवार तो सिर्फ 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, 15 सीटों पर एकनाथ शिंदे जो लड़ रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि 3 से 4 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भी है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी चुनौती मिल रही है, और हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए 3 सीटों पर। लेकिन जो बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र के अंदर वो एकनाथ शिंदे को होने जा रहा है। और फाइनल टैली के तौर पर देखें तो किसको नुकसान और किसको फायदा? किसमें? महाविकास अघाड़ी। महाविकास में तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो वो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस वैसे भी एक सीट थी 2019 में, इस बार भी एक सीट है, तो कांग्रेस तो मेंटेन हो रही है। वो अगर शरद पवार का देखे तो शरद पवार भी 1-2 सीटें थी, तो वहां गेन ही होगा, अगर होगा तो गेन ना हो। और शरद पवार भी 2 सीटों पे, तो वो 2 पे रहेंगे। एक सीट पर ही पता नहीं अब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि बस उद्धव ठाकरे का, मैं ये कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस हिसाब से नई पार्टी बनाई है, नया उनका सिंबल रहा है इतनी बड़ी टूट के बाद। बिल्कुल, और उन्होंने ही कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को, मतलब बेसिकली जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को ढोया है, वैसे ही उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को और कांग्रेस को अपने कंधों पे ढोया है। फाइनल टैली आपसे लें, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए तो अगर मैं कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, कांग्रेस की अगर बात करूं, इन तीनों की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की, तो मुझे लग रहा है तीनों मिलाकर 18 सीटें जीत सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर। राहुल जी, महाराष्ट्र आपके हिसाब से? देखिए, महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव जो है उद्धव ठाकरे की लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा माना जा रहा है, ग्राउंड पे भी ऐसा दिखाई देता है कि उनके प्रति एक जो ये कहें सेंटिमेंट है वो दिखाई देता है। तो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा करने की ऐसा लगता है कि उम्मीद है। अब 48 सीट्स पूरी महाराष्ट्र में हैं, उसमें से 41 पिछली बार जो है एनडीए गठबंधन शिवसेना के साथ मिलकर जीता था। ऐसा माना जाता है कि नुकसान है वहां पे जो गठबंधन के लोग हैं। बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन गठबंधन एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा, या जो दूसरी पार्टियां उनको नुकसान होगा। और ऐसे में मेरा आंकलन यह है कि 35 से 36 सीटें जो बीजेपी गठबंधन है वो लेके जाएगा। 35 से 36 सीटें, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछली बार 42 थी। 19 के मुकाबले कम है। लेकिन अगर आप जैसा बता रहे हैं कि एनालिसिस ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में मैं राहुल जी के आंकड़ों के साथ हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोटा कोई बहुत बड़ा नुकसान कहीं खा रही हो, किसी सीट पर भी हम चर्चा कर लें तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। सहयोगी क्या उतना खींच पाएंगे, और महाराष्ट्र इसलिए मुश्किल है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत वो एकनाथ शिंदे कितनी ले पाए हैं, या आनंद दिघे वो विरासत थोड़ा सा मजबूती से वो ले पा रहे हैं। जो शरद पवार अजीत पवार है, शरद पवार साहब तो खुद दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको क्या कहना पड़ गया, बेटी ही अंत समय में काम आती है, बहू तो अपनी नहीं होती है, बारामती में ये सब बयान देना पड़ गया। उन दरवाजों पर गए जहां वो कभी जाते नहीं थे। शरद पवार की स्थिति इतनी असहाय लाचार वाली नहीं थी। ठीक है, उम्र का भी तकाजा होता है। सुप्रिया सुले ने कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही, कभी परिवार के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं। मैं मीनाक्षी जी, देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सबका बयान लिख बैठेंगे, एक हमें याद रहता है, दूसरा भूल जाता है। उन्होंने तो कहा था ना कि हम सांसद बनेंगे तो हम बनेंगे, और वो बनेगी तो उसका पति रहेगा, और उसके बाद उन्होंने जो कहा था, कौन बाहर लेके पर्स खड़ा रहेगा। तो अब ये सब, यही सब टिप्पणियां होती है, और इससे हल्की टिप्पणी क्या होगी? वो ननद भौजाई है, और उनकी क्या हैसियत है? अगर शरद पवार नहीं होते तो सुप्रिया सुले को पूछता कौन? जरा बताइए ना आप। सुप्रिया सुले अगर अपनी ताकत पर लड़े तो वो जीत जाएंगी क्या?
तो मेरा यह मानना है कि राजनीतिक समय में ढेर सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी होती है जो सामान्य जीवन में नहीं देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि निजी टिप्पणी किसी पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक उत्साह में, राजनीतिक जोश में बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। ईश्वर करे कि हमारे नेता इतने मर्यादित यानी हो सकें। 35 वाला आंकड़ा आपका भी है, 35-36 मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता संजीव जी पार्टी आपका का आंकड़ा क्या होगा, ये सुनना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। महाराष्ट्र में कितना let's नुकसान हो see सकता the है? what एक-एक is घंटे odd जो one out? बताते जा रहे हैं मुझे संजीव तो जी। क्षमा करिए आप। आप तो महाराष्ट्र होकर भी आए हैं। महाराष्ट्र में जो 4-5 राज्यों में गया हूँ, इंक्लूडिंग राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, थोड़ा बहुत कर्नाटक, लेकिन महाराष्ट्र में 5 दिन था। सोलापुर, नासिक, औरंगाबाद, बीड़ एंड फाइनली बॉम्बे, मुंबई। लेकिन नहीं तो महाराष्ट्र में अगर मुंबई तो संभाजीनगर, हाँ जी, संभाजीनगर, औरंगाबाद। सिर्फ अगर मुझे, जैसे मैंने लगातार कहा है कि मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं दिखी, लेकिन खिलाफ भी नहीं दिखी, उदासीनता दिखी। कुछ लोग सिर्फ मराठवाड़ा में जो ये सारे इलाके हैं, वहाँ पे बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ मुझे लहर दिखी। इतना गुस्सा और आक्रोश कि लोग बाकायदा बोल रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुद्दे हो गए। किसानों का अनियन एक्सपोर्ट्स बैन कर दिया दिसंबर में, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी अनियन मंडी है, प्याज की मंडी, वहाँ लोगों ने कहा कि सरकारें गिरती हैं प्याज के भाव बढ़ने से, इस बार सरकार गिरेगी प्याज के भाव घटने से। इतना किसान वहाँ पे आतंकित। फिर मराठाओं का एजिटेशन, और दूसरा जिस तरह से ये जो घर में घुस के तोड़ी गई है ना पार्टियां, उससे भी महाराष्ट्र का मिजाज खुश नहीं है। तो वो बात पुरानी पड़ गई कि उद्धव ने क्यों तोड़ा बीजेपी के साथ। नई बात ये हो गई कि आप घर में तोड़ रहे हो, और प्लस उसके साथ ये कहना नकली विरासत, तो उद्धव को बोलना पड़ा कि मैं संतान भी नकली हूं क्या, ये भी बोल। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज कैंपेन हो गई, और मुझे लगता है आधी सीट्स होंगी। पिछली बार 48 में से 42 थी, इस बार किसकी 25-28 आ जाए वो बात अलग है, लेकिन रफली इट्स स्प्लिट डाउन द मिडल इन महाराष्ट्र। और सही बात है, बीजेपी को कम नुकसान होगा, लेकिन शिंदे और अजीत पवार की नैया तो बिल्कुल बहुत ही मतलब डूबने की स्थिति में है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का असेसमेंट क्या है देवेंद्र? प्राची, एक सीट अगर छोड़ दें सांगली की सीट, तो इसके अलावा बीजेपी की जो जीती हुई सीट है उनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो कि बीजेपी उसे अपनी मुश्किल में मान रही हो, या कहीं ग्राउंड रिपोर्ट उसके बारे में निगेटिव आ रहा हो। जो बीजेपी के हिस्से की सीटें हैं, जो शिंदे और एनसीपी वाला है वहाँ पे कमज़ोर ज़रूर है, और ये बीजेपी को बखूबी मालूम था। इसलिए बीजेपी की कोशिश ये थी कि 34 से 35 सीटों पे बीजेपी अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। समस्या उसमें ये आ गई कि शिंदे और पवार दोनों ने ये कहना शुरू किया कि जिन लोगों को हम लोग लेकर आए हैं, अगर ये मैसेज अभी गया और हमको कैटर नहीं कर सके, तो फिर आगे विधानसभा चुनाव भी हमें देखना है, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। और वो फाइनली घटते घटते बीजेपी 28 सीटों पे चुनाव लड़ी। अन्यथा बीजेपी की प्लानिंग 34-35 इस लिहाज से ही थी कि उन्हें पता था कि शिंदे और पवार दोनों कमजोर हैं, लेकिन अपनी सीटों में, सिवाय मैं स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ कि सांगली के अलावा कोई ऐसी सीट आपको नहीं इसका मिलेगी। मतलब शांतनु जी ये हुआ नहीं, कि बीजेपी अगर पिछली बार 22 थी। बीजेपी अपनी सीट ज्यादा, अब तो खैर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती, ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होता। अजीत पवार, जैसा सर कह रहे हैं कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने लुटिया डुबोई है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो महाराष्ट्र और बिहार में दोनों में बिल्कुल बात सत्य है कि अगर भाजपा का सिंबल जितना ज्यादा होता तो वोट ज्यादा मिलता। लेकिन देवेंद्र जी ने जैसे बताया, महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी पिछले के कंपैरिजन में। पहले वो 25 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 23 सीट जीती, इस बार मेरे ख्याल से 28 पे चल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, हम महाराष्ट्र डाउन कह रहे हैं, बीजेपी को अपनी पुरानी सीटों से ज्यादा सीट आ जाए। केवल बीजेपी को कह रहा हूं, उसको शायद 23 या 23 तो शायद आ ही रहे, 24 और 25 भी सीट आ जाए तो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है महाराष्ट्र में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एनसीपी और उनके साथ उन्होंने काफी तालमेल करा कि सीटें वो कम लड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जहां भाजपा का सिंबल होगा, दोनों को ये फायदा होगा कि उनके पास ओरिजिनल सिंबल है। एनसीपी अजीत के पास और शिवसेना शिंदे के पास ओरिजिनल सिंबल है, तो रूरल बेल्ट में बचा ले जाएगा, रूरल बेल्ट में उसका फायदा होगा। सिंबल बचा ले जाएगा। एक तो ये कि अभी संजीव जी ने कहा ना कि वो जो प्याज वाले किसान हैं, तो कह रहे हैं कि ट्रेडर्स के खिलाफ भाजपा की सरकार काम कर रही है। लासलगांव मंडी है वो नासिक की, वहीं गया था मैं। कुल जमा 12 ट्रेडर हैं जो देश की प्याज का भाव तय करते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बदल दिया। जो नैफेड और दूसरी संस्थाओं के जरिए जो खरीद करती है, आपने प्याज के भाव में अप्रत्याशित छलांग या गिरावट नहीं देखी। ये वो करते थे, उनकी नाराजगी बड़ी स्वाभाविक है। एपीएमसीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है, उसमें नाराजगी स्वाभाविक है। अमित शाह जब से कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने,
महाराष्ट्र की सहकारी समितियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके सारे नियम बदल गए, आरबीआई ने बदल दिया सब। उससे शरद पवार और उनके उस कॉकस समूह को बड़ी नाराजगी है। लेकिन क्या इस सब से जो पब्लिक है, जो वोट करने जा रही, वो नाराज होगी क्या? इसका परिणाम 4 जून को आएगा। और चूंकि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं ना, तो जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक थोड़ा सा सेंटिमेंट है, रीजनल सेंटिमेंट है, वो मराठी अस्मिता, मराठी गौरव। मराठी प्रेस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपको अगर याद हो, जब शरद पवार जब वो होटल में नंबर गिने जा रहे थे, कितने विधायक, जी। महाराष्ट्र के पत्रकारों ने बाकायदा, अमित शाह तो कुछ जानते ही नहीं है, चाणक्य नहीं है, 5 जिलों के नेता हैं शरद पवार को, 5 जिले के बाहर उनकी एनसीपी कभी ताकतवर नहीं, 10 लोकसभा कभी नहीं निकाल पाए। और उस वक्त मराठी प्रेस ने घोषित कर दिया था कि अरे अमित शाह तो खत्म, बिल्कुल कोई रणनीति ही नहीं रह गई, बताइए शरद पवार ने ये कर दिया। जब अजित पवार मुंह अंधेरे शपथ लिए थे और लौट के गए। मुझे लगता है कि एक ये भी वजह होती है कि हमें महाराष्ट्र नहीं समझ में आता है। हमें लगता है कि नहीं, जो महाराष्ट्र है वो एंटी, अगर एंटी होता 122 125 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं। जो समझ में ना आ रहा हो नहीं, लेकिन देखिए मतलब, अच्छा ये तो हमको नंबर दिख गया है, देखिए मैंने चश्मा आज बढ़िया वाला लगाया, नंबर सौरभ शायद आपका माइक ऑन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभी आधे घंटे पहले कोई नहीं चाहता है कि आप सस्पेंस जो है, भावेश नर्वस नहीं, लेकिन भावेश कुछ नहीं बोलना, नहीं भावेश, लास्ट मिनट जिटर्स के फाइनल एग्जाम। देखिए अभी सौरभ के उत्साह के आगे सब जो है फीका है। आपने ऐसी हवा तैयार की। ये सब चलता है। आपके उत्साह ने बताया। अरे लोगों की सीटें दाव पे लगी है, मेरा तो माइक ही ऑफ छूटा था सर। यहाँ भारत सरकार दाव पे लगी हुई है। ये रही भारत सरकार की चिट्ठी, व्यूअर्स देख लीजिए मेरे हाथ में, ये भारत सरकार है मेरे हाथ में, भारत सरकार। क्लोजअप नहीं लेना, घुमा दूंगा। मेरा चश्मा बढ़िया आज 6:30 तक क्लोजअप नहीं, मेरे हाथ में है। भावेश दिखाओ ऊपर यार, वित्त मंत्री लोग का बजट दिखाते हैं आजकल सब। ये देखिए, ये साहब, ये जो इनके आईपैड में है वो मेरे हाथ में है। आ चुका है नंबर। मैं इतना कह दूं सर, शॉकिंग नंबर है जो मेरे हाथ में इस वक्त। मतलब जो हमारे सारे, मैं सर कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ये शॉकिंग है। कुल मिला के हम सबको सरप्राइज से ज्यादा, सरप्राइज तो चौंकना होता है, शॉकिंग। सौरभ हमारे शॉकिंग नंबर लेकर के आया भावेश। कॉमन जा रहा है कहीं, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे सौरभ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह ये चुनाव लग रहा था, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारे अपने एक्सपर्ट को भी सुन रहा था, जिस तरह कह रहे थे ये ठंडा चुनाव है। नहीं, देखिए चुनाव जनता हमेशा लड़ती है, उनको पता है किस मुद्दे पे वोट करना है। और बिल्कुल ही आपके स्टेट बाय स्टेट आप जाएंगे तो देखेंगे कि कितने बड़े बड़े नेताओं के इस बार पांव तले जमीन खिसकने वाली है। सबसे सही एक्सप्रेशन यूज किया भावेश ने, पांव तले जमीन खिसकाने वाला। मैं वही उसी को एक्सटेंड कर रही थी। नहीं, हम लोग को अच्छा है कि शो में बैठे हुए हैं, आप लोग लिए ज्यादा मुश्किल खड़े हैं। पकड़ के बैठिए आप लोग सब। मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सीट किसको मिलेगी, सब बताऊंगा मैं, लेकिन सारे 6 बजे। एक काम करिए, कुछ तो बता दीजिए। एक बड़ा नेता एक जगह से चौंकेगा या दोनों जगह से चौंकेगा? मुझे ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से आईपैड का पासवर्ड दिया गया, वो 6:30 बजे अनलॉक होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए एग्जिट पोल है, अभी आज 57 सीटों पर जो है वोटिंग चल रही थी। भावेश लेट इसलिए आए, मतलब क्योंकि बैठे थे यहीं पर थे, अपना कंप्यूटर पर टिपर कुछ कर रहे थे, टीम से अपनी बात भी कर रहे थे, तो ये डेटा कंपाइल कर रहे थे और मैं वो डेटा फाइनली कंपाइल कर लें उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास 3-4 बड़े राज्यों का डेटा नहीं था, इन्होंने नहीं दिया था। वो डेटा कंपाइल होकर के आ गया है। तो यूपी का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का, और कोई फंसा हुआ राज्य आप लोग अगर मानते हो तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, बंगाल, पंजाब मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेट होगा। अभी आप आने दीजिए। हरियाणा में पंजाब मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, मान लीजिए। नहीं, पंजाब नहीं होगा। पंजाब ने बहुत कुछ बोला। यूपी फंसा हुआ, यूपी ये क्या कहा? यूपी फंसा हुआ कौन मान रहा है? यूपी फंसा हुआ मान रहे हैं? ना ये कौन मानेगा भाई? यूपी ये तो धरती पे कोई नहीं मिलना चाहिए जो यूपी फंसा हुआ माने। यूपी
आप क्या चाहते हो? यूपी भावेश, यूपी सभी साढ़े क्या किया तुमने ये यूपी में भावेश? 6:30 अच्छा के चलो पहले भावेश ये नहीं बता है। दीजिए और कौन सा स्टेट? नहीं एक मिनट, दक्षिण से कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग आएगा? मैंने कहा ना, नॉर्थ से लेके दक्षिण, पश्चिम से लेके हर जगह शॉकिंग है, हर जगह शॉकिंग, हर जगह शॉकिंग है। 400 जितना प्लस हम इस सभी बार। लोगों ने डिस्कशन देखिए अगर दक्षिण से शॉकिंग है ना, तो हम नतीजा कुछ गेस कर सकते हैं। एक कागज का बोल दिया है तो एक कागज में कितना वजन होता है, एक कागज में कितना वजन होता है, मुझे आज पता चल रहा है। अच्छा भावेश, आप कुछ नहीं बता बहुत रहे, भारी बता कागज है दीजिए, ये, बहुत कौन भारी सा कागज सबसे है बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव पड़ा, ये तो बता देंगे, जिस पर मतदान हुआ। देखिए, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस देश में शुरुआत से 3 मुद्दे बहुत अहम रहे, और मैंने सौरभ जी को एक बार कहा था फिल्मी लैंग्वेज में, RRR, राम, राशन, रिजर्वेशन। राम सबको पता है बीजेपी के वोटर्स को पोलराइज करता है। राशन जो बेनिफिशियरी क्लास है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक तुरुप का इक्का है। हर राज्य स्टेट का चुनाव होता है तब भी, लोकसभा चुनाव होता है तब भी। और रिजर्वेशन एक ऐसा इशू था जिसपे दोनों बड़ी पार्टियों ने खेलने की कोशिश की। किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, सारे अब RRR पर अपना आंकलन राहुल जी। सुनिए, एक बार अपने एक्सपर्ट से दोबारा नंबर पूछिए, मैं फाइनल तो नंबर यार पूछिए इनसे एक बार। सारा अपने इमोशन नहीं, पे एक बार ये- फाइनल नंबर ये पूछे वो तो जो है ना, नाटू फंसा कौन रहे। करने जा रहा है, ना, ये ना, तो बता दीजिए। आप एक बार पूछे तो Who is फाइनल नंबर going वहां to से do नाटू, हाँ? बोले, फाइनल नंबर बोलिए आप। नहीं, मेरा नंबर अभी भी मैं संजीव जी क्या stick कर रिवाइज रहा करना हूँ। चाहेंगे? आप उधर से शुरू करो। 375 to 400, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। और अगर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो मुद्दे तो यानी अगर RRR पर हुआ है तो ये आंकड़ा रहेगा। 100% कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बोले हर्षवर्धन जी 375 से 400 400 लिख लीजिए, लिख लीजिए। उसको कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए आप। ठीक ठीक। हाँ शांतनु जी बोलिए। 320 से 330 भाजपा, 370 एनडीए। 370 एनडीए। मैं तो मेरे कायम हूँ, 272 चुनौती है, 272 के नीचे रहती है या 2-5 ऊपर आती है, मतलब 272 का चैलेंज है। समीर जी बोलिए। मुझे 307 लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 307 मिनिमम जाएगी, आप कह रहे हैं 307 के ऊपर चली जाएगी। 307 नहीं, मैक्सिमम सरकार बोलिए। बन जाएगी। अच्छा सर, इंडिया को मिला के दूंगा 335 से 340 सीट, एनडीए मिला के 35 से 335 340, याद रखिएगा। एनडीए मिला के 370। आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। एक सेकंड आप कंफ्यूज कर रहे हो सर। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। देखिए मैं भाई आपको- ये देखो, ये गेम अलाउड नहीं होना चाहिए 300 कि दोनों के पास आंसर शीट लेके खड़े हुए हैं हाँ, और हमारे को हम लोग खिला के रहे साथ बदमाशी हैं। ये क्या देखिए, बात हुई? मैं जवाब दे देता हूं आपको। टाइम भारतीय जनता पार्टी 307 से लेकर 320 के बीच में रहेगी, और एनडीए मिला के 350। मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे। राहुल जी बोलिए। मैं 300 पे कायम हूँ कि जो बीजेपी है वो 300 सीटें लेके आएगी। अपर रेंज एनडीए में उसके बाद एनडीए बताइए। 335 से 340। आपको भी 10 सेकंड दिए मैंने। एक बोल दिया मैंने, मैं ये मुझे स्थान क्यों से नहीं दिए थे 10 सेकंड? 5 आप 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए। हाँ, मेरा वही है। 20 सेकंड दीजिए। कोई रिवाइज मैं नहीं। सबको मौका दिया, सबको मौका दे 20 रहा सेकंड हूं। संजीव। भावेश आपको गेस करना है, आपका गेस सबसे सटीक होगा इसीलिए। मेरा काम कभी गेस्ट पे चलता नहीं है, मैं जब भी कहता ग्राउंड से लेके डेटा आता चलिए है। व्यूअर्स, तैयार कर दिया, वो क्या गैस करेगा, वो तो बताने व्यूअर्स, वाला है। ये रहा भारत का एग्जिट पोल मेरे हाथ में। भारत में सरकार किसकी बनेगी? नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन को क्या 250 के ऊपर 272 अपनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस पार्टी 50 के फेर में है या 100 के फेर में है? आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस एक पर्चे पर। वो सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं और इनके पास एक एक सीट का डेटा है। एक चीज मैं आपके सामने अभी बोल के जा रहा हूं, 543 सीट का चुनाव का नतीजा लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं। 300 सीट इस चुनाव की, अभी इस प्रोग्राम में मैं लौट रहा हूं, 300 सीट एग्जैक्ट आपको प्रेडिक्शन देंगे, बोल के 300 सीट बताएंगे आपको, कहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 300 सीट मिनिमम आपको बोल के शो में बता करके जाएंगे कि आप याद रखेंगे कि इतना एग्जैक्ट भी किसी ने बताया था।